नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल के घर पर हो रहे नोटों की बारिश की। होली के पहले जब पूरा शहर होलियाना हो रहा है, लोग होली की मस्ती में रंगों की बारिश का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में यदि रंगों की जगह नोटों की बारिश होने लगे तो क्या कहने। अब नोटों की बारिश तो हो ही रही है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके रियल एस्टेट कारोबारी पुत्र चैतन्य बघेल के घर पर हो रही है। ईडी की छापेमारी के दौरान यह बारिश हो रही है और इतनी ज्यादा हो रही है कि नोटों की गिनती के लिए मशीनें लानी पड़ रही है। लोगों का कहना है कि ये पैसे, नोट शराब में नहाए हुए हैं, मतलब शराब घोटाले से संबंधित ये नोट हैं। दरअसल बघेल सरकार पर महादेव सट्टा ऐप के अलावा कोल घोटाले और शराब घोटाले के आरोप भी लगे हैं। महादेव सट्टा ऐप मामले में तो बघेल सरकार को कोर्ट से राहत मिल गई, लेकिन कोल और शराब घोटाले में लगातार इनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। कुल मिलाकर यह करीब 4,000 करोड़ के घोटाले का मामला है। सूत्रों की माने तो घोटाले का यह पैसा दिल्ली में कांग्रेस के आकाओं तक भी पहुंचाया जा रहा था। कांग्रेस ईडी के इस रेड को राजनीतिक बता रही है और कांग्रेस को पंजाब में बढ़ने से रोकने का षड्यंत्र भी बता रही है। आज अपने प्रोग्राम में हम करेंगे कि क्या दिल्ली के शराब घोटाले की तर्ज पर ही किया गया है छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला। क्या केजरीवाल की तरह भूपेश बघेल को भी जेल जाने से अब लग रहा है डर। क्या दिल्ली और छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के बीच में कोई कनेक्शन है। क्या घोटाले का पैसा दिल्ली तक सही में पहुंचाया जाता था। क्या दिल्ली के नेताओं के साथ भी जुड़े हैं इस घोटाले के तार। और सबसे अहम ये कि क्या इस घोटाले का जो जिक्र है, क्या इस घोटाले के तार जो हैं वो धर्मांतरण गैंग से भी जुड़े हुए हैं। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट हम देखते हैं। रिपोर्ट के बाद जो है उन प्रतिक्रिया को भी सुनाएंगे जो इस घोटाले के बाद, इस रेड के बाद, जो छत्तीसगढ़ में जो रेड पड़ी है बघेल परिवार को, उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस से बात भी की है। क्या कहा वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय और चर्चा की शुरुआत। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल के घर ईडी ने आज सुबह सुबह छापा मारा। उनके भिलाई स्थित आवास पर यह रेड मारी गई। बघेल पिता पुत्र समेत छत्तीसगढ़ की कुल 14 लोकेशन पर ईडी की छापेमारी की कार्रवाई अभी भी चल रही है। यह कार्रवाई आर्थिक अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले को लेकर की जा रही है। इसके तार शराब घोटाले से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री रहते हुए एक बड़ा शराब घोटाला होने का आरोप उन पर लगा था। यह घोटाला करीब 2161 करोड़ का बताया जाता है। इस मामले में अब तक कई चर्चित अधिकारियों और एक पूर्व मंत्री कवासी लखमा की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। ईडी छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में जांच कर रही है। आपको बता दें कि भूपेश बघेल पर अपने कार्यकाल के दौरान 2 और भी बड़े घोटाले के आरोप लगे हैं। महादेव सट्टा ऐप और कोल लेवी स्कैम में करीब 570 करोड़ का घोटाला बताया जाता है। इन्हीं आरोपों के चलते भूपेश बघेल को पिछले लोकसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा था। अभी वर्तमान में वह कांग्रेस के महासचिव हैं। भूपेश बघेल के कार्यालय के द्वारा ईडी के छापे को षड्यंत्र बताते हुए पोस्ट किया गया है कि षड्यंत्र से कोई पंजाब में कांग्रेस को रोकने का प्रयास कर रहा है, तो यह गलतफहमी है। तो वहीं इस कार्रवाई पर कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे उमेश पटेल ने भी सरकार पर निशाना साधा और कहा है कि विधानसभा में प्रश्न जो उठाता है उसे इसी तरीके से घेर दिया जाता है। वहीं इस पर पलटवार करते हुए कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा है कि कई बड़े घोटालों की जांच चल रही है, जिसमें भूपेश बघेल के करीबियों की भूमिका दिख रही है। यदि उन्होंने कुछ नहीं किया तो घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, पिछले दिनों जब कवासी लखमा जी ने एक प्रश्न उठाया था भ्रष्टाचार का मामला पुल पुलिया में, उसके 2 दिन बाद उनके यहाँ ईडी पहुंच जाती है। शुक्रवार को आखिरी सदन था उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री आवास का प्रश्न उठाते हैं। उसके 2 दिन नहीं होता है कि उनके यहाँ ईडी पहुंच जाती है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को समाप्त करने की कोशिश कर रही है। कोई भी व्यक्ति जो विधानसभा में प्रश्न उठाएगा उसको डराने की कोशिश कर रही है, एक संदेश देने की कोशिश कर रही है कि अगर कोई भी विधानसभा में प्रश्न उठाएगा, मुख्यमंत्री जी के बारे में कोई भी कुछ बोलेगा, तो उसकी आवाज को बंद कर दिया जाएगा ईडी के
यदि गलत नहीं किए तो इसमें डरने की बात क्या है। ईडी तो ऐसी कार्रवाई नहीं करेगी पूरे सबूत के, पूरे सबूत के साथ ही ईडी कार्रवाई करती है। मैं समझता हूं कि भूपेश बघेल जी बहुत घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं और इसलिए डर करके कुछ भी उलूल की बातें कर रहे हैं। वहीं ईडी की दबिश का विरोध करते हुए कांग्रेस ने विधानसभा का बहिष्कार किया और प्रश्नकाल को बाधित करते हुए प्रदर्शन करते रहे। कांग्रेस जहां इसे द्वेषपूर्ण कार्रवाई बता रही है, तो वहीं इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस की 5 साल की सरकार में तरह तरह के घोटाले हुए, जिसकी जांच केंद्रीय एजेंसी कर रही है। ईडी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। शराब कांग्रेस की जो सरकार थी 5 साल की, उसमें तरह तरह के स्कैम हुए, घोटाले हुए और उसकी जांच सेंट्रल एजेंसियां कर रही हैं और कई लोग जेल के अंदर भी हैं, कई लोग जेल जाने की तैयारी में भी हैं। तो उसी निमित्त ईडी की जांच हो रही है और इसमें प्रदेश का कोई दखल नहीं है। प्रदेश का जिस तरह से आरोप की दुर्भावनाओं से हो रहा है, ये सेंट्रल एजेंसी है, जांच कर रही है। कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया विधायकों ने। शराब घोटाले में ईडी की कार्रवाई तेज होते जा रही है। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद ईडी की कार्रवाई पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल तक पहुंच गई है। अब देखना होगा कि शराब घोटाला मामले में ईडी की कार्रवाई कहां जाके रुकती है और आगे इस मामले में और किन किन पर गाज गिरती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो इस घोटाले के तार जो हैं और भी कहां कहां जाते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हालांकि भूपेश बघेल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा वो भी आपको हम थोड़ी देर में दिखाएंगे। लेकिन अब पहले मेहमानों से चर्चा करते हैं और मेहमानों का परिचय आपसे करा दूं। हमारे साथ वासु शर्मा जी बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ रहेंगे। देवेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। योगेश मिश्रा ब्यूरो चीफ हमारे साथ रहेंगे, थोड़ी देर में वो भी जुड़ेंगे, वो भी अपडेट देंगे। इसके अलावा सुरेंद्र स्वामी जी राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर और वाचस्पति द्विवेदी कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में। और चर्चा की शुरुआत जो है मैं वासु शर्मा जी से करना चाहूंगा। वासु, जिस तरीके से ये चीजें हो रही हैं, पहले भी इस तरीके के आरोप लगे थे और कांग्रेस का कहना है कि सवाल अगर आप उठाएंगे तो आपके घर में ईडी पहुंच जाएगी, कितना सही है? देखिए मुकेश जी, कांग्रेस का ये रटा रुटाया बयान है। अगर भ्रष्टाचार करोगे, छत्तीसगढ़ की जनता का हित का पैसा अगर डकारोगे तो ईडी जाएगी। भ्रष्टाचार करोगे और बोलोगे ईडी ना पहुंचे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भ्रष्टाचार के लिए ही ईडी बनाया गया है। ईडी के कानून जो है वो कांग्रेस पार्टी ने बनाया, उसी के तहत काम हो रहे हैं और भ्रष्टाचार कोई करेगा तो घर में ईडी जाएगा। शराब घोटाला मुकेश जी किसी छुपा नहीं है। किस प्रकार से नकली होलोग्राम लगा के सरकारी दुकानों में अवैध शराब बेची गई थी, छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है। और तो और अभी उनके पूर्व आबकारी मंत्री भी अभी तक जेल में, उनको जमानत नहीं मिल रही है। अधिकारी आज तक जेल में, उनको जमानत नहीं मिल रही है। निश्चित रूप से ईडी को लगा होगा तो ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री जी की यहाँ भी पूछताछ के लिए क्या होंगे। इसमें बौखलाहट क्यों है? अगर आपने कुछ किया नहीं तो बौखलाहट क्यों है? कोई दिक्कत नहीं, ईडी जांच कर रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये बौखलाहट सामने आ जाती है कि मैं प्रश्न किया विधानसभा में तो इसलिए मेरे घर ईडी पहुंच गई। अरे आपने तो कई बार प्रश्न किया विधानसभा में, तो तब तो ईडी नहीं पहुंची। यानी ये बेबुनियाद की बातें हैं। भ्रष्टाचार से मुंह छुपाने की आदत जो कांग्रेस की है ना, वो बचनी जनता सब जान चुकी है। इनके जो हर फील्ड में इन्होंने भ्रष्टाचार किया, चाहे कोल में बोलो, डीएमएफ फंड में बोलो, शराब में बोलो, हर जगह इन्होंने भ्रष्टाचार किया। इसके सिवा छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं किया। अब ईडी जांच कर रही है, ईडी के प्रेस नोट आएगा, ईडी ने जिस प्रकार से क्या वहां पर निकला इसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा वहां पर। बिल्कुल, ये तो हो पाएगा। लेकिन जो विधानसभा के भीतर में जो माहौल है वो भीतर में अभी तक वो प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं एक चीज़, अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ताओं से बात कर रहा था, फ़ोन पे तो बातचीत कर रहे हैं लेकिन टेलीविज़न पे जुड़ने को वो तैयार नहीं है, क्योंकि शायद जो है उनके पास बोलने को कुछ भी नहीं है, इसलिए वो सामने आकर के भी बोलने से बच रहे हैं। मैं सुरेंद्र स्वामी जी के पास जाऊँगा। सुरेंद्र जी, क्या आपको लगता है कि दिल्ली में जिस तरीके से शराब का घोटाला हुआ और इसके तार मुख्यमंत्री तक गए थे, मुख्यमंत्री को भी जेल जाना पड़ा था, क्या आपको लगता है कि यही कुछ सब कुछ छत्तीसगढ़ में भी दिखने वाला है? नहीं मुकेश जी, अभी तो एक्स सीएम तक ये तार जाएंगे या नहीं जाएंगे वो तो अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सामने आएगा।
अभी देखिए, बात जो देखने की है कि भूपेश बघेल जी का जो रिएक्शन और कांग्रेस पार्टी का जो रिएक्शन है उसका कोई आधार नहीं है। क्योंकि जो रेड हो रही है वो रेड तो उनके बेटे के यहाँ हो रही है ना। उनके बेटे के जो साथी हैं और बेटे के जो रेजिडेंसेज है उन पे हो रही है। अब ये एक जगह बाप बेटे साथ रहते हैं तो ये कह रहे हैं जी मेरे घर पे रेड हो रही है। अब ये उसको पंजाब से जोड़ रहे हैं कि भाई पंजाब में कांग्रेस इससे कमजोर नहीं होगी क्योंकि भूपेश बघेल को प्रभारी बनाया है पंजाब कांग्रेस का, पंजाब का वहां पे कांग्रेस ने। तो इसका कोई लिंक नहीं है। तो आप जब इस तरह से बिना लिंक की बातें करने लगते हैं, फिर इन्होंने कहा जी 7 साल का एक केस मेरे खिलाफ बंद हो गया। अब वो केस तो एक सेक्स फेक सीडी केस का था, जो जब ये अपोजिशन में थे तो इन पर ये एलिगेशन लगाया था बीजेपी के एक एमएलए मिनिस्टर ने कि उनको बदनाम करने के लिए ये कांग्रेस वालों ने सीडी घुमाई है और भूपेश बघेल उनमें इन्वॉल्व हैं। तो उस केस का इससे क्या लिंक है? तो अगर भूपेश बघेल और कांग्रेस इतनी घबरा गई है तो इसका मतलब यह है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है और घोटाला तो हुआ ही है। उसमें आपको मालूम ही है कि इनकी सरकार के एक मंत्री अभी जनवरी में पकड़े गए थे, वो जेल में है। एक अफसर, आईएएस अफसर पकड़े गए हैं। इनके जो मेयर थे उनके ब्रदर पकड़े गए, सब लोग जेल में हैं। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में मतलब आगे लीड्स मिली होंगी तो उन्होंने इनके बेटे के घर पे रेड डाली है। तो अब उसमें मशीनें भी मंगवाई है, कहते हैं सोने की जांच वाली मशीनें भी मंगाई है। तो अब मशीन मंगाई है तो पैसा होगा। बिल्कुल भाई अगर पैसा ज्यादा नहीं होता, थोड़ा बहुत हाथ से गिनने लायक होता तो मशीनें नहीं मंगवाते। तो अब वो सब माल निकलेगा तो इनको बताना पड़ेगा। लेकिन मेरा कहना यह है कि भाई ये भूपेश बघेल इसमें इन्वॉल्व हैं या नहीं, इसका तो जब ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा तब पता चलेगा। लेकिन मौजूदा जो स्थिति है वो ये है कि इनकी सरकार के समय में ये हुआ घोटाला और उस घोटाले में करीब करीब 2100 करोड़ रुपए का ये माना गया है कि घोटाला हुआ है। और उसमें जांच के बाद जो संबंधित मंत्री इनके थे, उस समय के जो अधिकारी थे, जो मेयर थे, वो सब पकड़े गए हैं, वो सब जेल में हैं। बिल्कुल। तो अब 14 आज के अधिकारी बाद जेल जब में हैं। पैसे ऐसे की बिल्कुल। गिनती आएगी तो ये पता लगेगा। लेकिन ये जो डिफ्लेक्ट करने की बात है कि कोर्ट से अदालत से केस बंद हो गया इसलिए मेरे खिलाफ अब ये ले आए, तो इनको बताना चाहिए ना भाई वो केस क्या था जो अदालत ने अभी पिछले हफ्ते मार्च में बंद किया है। वो तो इससे कोई लेना देना नहीं है। महादेव ऐप में सीबीआई जांच कर रही है, उसमें ये विक्टिम है, तो इसमें भी उनका कोई लेना देना नहीं है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल, वो तो बिल्कुल, अभी वहां जांच चली रही है, उसमें चार्जशीट में ये है, आरोपी है उसमें, अभी तक ये चल रहे हैं जांच में। बिल्कुल। तो इसलिए इस मैटर में ये अभी तक आरोपी ये नहीं है, इनकी सरकार आरोपी है। बिल्कुल। और उसी जांच में इनके बेटे के घर रेड हो रही है, तो उसका पंजाब से कोर्ट के सेक्स सीडी केस से क्या लिंक है? लेकिन ये घबराए इसलिए है कि वही पैसा होगा। मतलब लोग तो यही सोचते हैं कि भाई नेता लोगों के घर में पैसा मिल रहा है तो वही होगा और पंजाब के चुनाव में लगाया जाएगा वो पैसा। जैसे कुछ पिछला झारखंड में महादेव एप्स वाले पैसे की आई थी खबरें कि भाई वो वहां पे लग रहा है। बिल्कुल। तो इसलिए इसका भाई ये ईडी इसलिए आई है, मैंने ये उठाया है वो उठाया, उससे कोई लिंक नहीं है। तो कंटिन्यूटी में केस चल रहा है। बिल्कुल। ये जो कह रहे हैं कि पंजाब में कमजोर करने की साजिश है, तो मुझे लगता है कि शायद ये इसीलिए भूपेश बघेल बोल रहे होंगे क्योंकि उनको पता है कि ये पैसा तो पंजाब के चुनाव में ही लगना है कांग्रेस की तरफ से। तो ये पैसा पकड़ के ये कांग्रेस को पंजाब में कमजोर करने के लिए साजिश रच रहे। देवेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ गए। देवेंद्र गुप्ता जी पहली बार हमारे साथ जुड़े। देवेंद्र जी स्वागत है आपका। और देवेंद्र जी, क्या जिस तरीके से पंजाब से कनेक्शन बताया जा रहा है, क्या ये यही कनेक्शन है कि 2 नंबर का पैसा जो अभी ईडी वहां पर गिन रही है वो पैसा पंजाब में लगना था, उसे पकड़ लिया ईडी ने, तो आप कह रहे हैं कि पंजाब में कमजोर करने की कोशिश हो रही है? जी, भूपेश बघेल कहने को तो बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन ये बात किसी से छुपी नहीं है कि उनकी सरकार के दौरान छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार खुलेआम हुआ। इतने घोटाले हुए, मतलब ये भारत के इतिहास में जितने घोटाले छत्तीसगढ़ में 5 सालों में हुए हैं उतने किसी राज्य में नहीं हुए होंगे। चाहे कोयला घोटाला हो, शराब घोटाला हो, नरवा गरवा घुरवा के नाम पे उन्होंने लूट मचा दी थी। तो ऐसे में भूपेश बघेल जी का बेचैन होना स्वाभाविक है। पैसे तो उन्होंने खूब बटोरे हैं। होता यह है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। छत्तीसगढ़ को 60,000 करोड़ रुपए कर्ज लिया उन्होंने और ढेरे भर का खर्च राज्य में नहीं हुआ है भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में। हर किसी को पता है कि एक सूत्री कार्यक्रम था कांग्रेस पार्टी का, धन बटोरो। और मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी कांग्रेस पार्टी का खजाना
छत्तीसगढ़ के पैसे से भरा जा रहा था। यही वजह है कि भूपेश बघेल जी का कद भी जो बढ़ा, क्योंकि वो कमाऊ पूत पूत थे कांग्रेस हाँ, पार्टी बिल्कुल, के, कमाऊ पूत थे। है ना। तो इसलिए क्या है, ये जो चीजें ईडी जो कर रही, मुझे ये लगता है ईडी की जो कार्रवाई है बहुत धीमी है। ये कार्रवाई 2 साल पहले होनी चाहिए थी, 3 साल पहले होनी चाहिए थी। ये बहुत धीमी कार्रवाई कर रही है, क्योंकि बिल्कुल बीजेपी को भी राजनीतिक लाभ लेना है समय समय पे। प्रमाण मौजूद होने के बाद भी किसी घोटाले में वो 3 साल, 4 साल, 5 साल लगा रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए सही कह यहाँ रहे हैं, पे धीमी बहुत- धीमी कार्रवाई है। और कांग्रेस के भीतर भूपेश बघेल का कद जो है वो अचानक बहुत बड़ा हुआ है। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के ब्यूरो चीफ योगेश मिश्रा भी जुड़ गए हैं, और जो वाचस्पति द्विवेदी कांग्रेस के प्रवक्ता है वो भी जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन पहले वाचस्पति जी के पास जाने से पहले मैं जरा योगेश के पास जाऊंगा, क्योंकि योगेश जो है लगातार छत्तीसगढ़ को कवर करते रहे, बीजेपी और कांग्रेस दोनों पॉलिटिकली, और विधानसभा को भी कवर करते रहे। योगेश, आपने जितने भी घोटाले हुए हैं जिसपे अभी हम सब चर्चा कर रहे हैं, आप सभी को कवर करते रहे हैं, और जो प्रतिक्रियाएं हुई उसको लाइव आप देखते और समझते रहे। क्या जो बीजेपी आरोप लगा रही है या कांग्रेस जो बचाव में कह रही है, क्या आपको लगता है कि घोटाले के दौरान जो ये पैसे जो है, खासतौर पे जो कहा जा रहा है कि इस पैसे के तार जो हैं वो दिल्ली तक जुड़े हुए हैं, यानी दिल्ली तक भी पहुंचाया जा रहा है? और एक जो खास बात जिसका जवाब जो है मैं अपने दूसरे पैनलिस्ट से भी चाहूँगा कि धर्मांतरण गैंग से ये घोटाले जुड़े हुए हैं। क्या आपको कभी इस तरीके का कोई लिंक या कोई इस तरीके की बात किसी भी अधिकारी या किसी नेता से मिला, सुनने को मिला कि ये जो घोटाला है इसके तार धर्मांतरण गैंग से भी जुड़े हुए हैं? योगेश। देखिए मुकेश जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में जब से राज्य का निर्माण हुआ है तब से लेकर अब तक पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक के बाद एक घोटालों का मुद्दा जो है, हमने देखा कि खास तौर पे 2023 के विधानसभा चुनाव में साफ तौर पर सुनाई दिया। पहली बार ऐसा हुआ कि एक राज्य के मुख्यमंत्री की उप सचिव जेल के भीतर चली जाती हैं। पहली बार ऐसा होता है कि राज्य के जो युवा हैं उनको पीएससी घोटाले के तहत उनके साथ खिलवाड़ किया जाता है। तो एक के बाद एक यहाँ पे घोटाले लगातार सामने आए हैं, और इन घोटालों की गूंज जो है खास तौर पे विधानसभा चुनाव के दौरान दिखाई भी दी, और जिसका असर हमने देखा कि जो कांग्रेस पार्टी ये दावा करती थी कि 2018 से लेकर 23 तक हमारी सरकार है और एक बार फिर हम रिपीट सरकार यहाँ पे ला रहे हैं, उनको मुंह की खानी पड़ी है और कद्दावर नेताओं को हार का सामना करना पड़ा है। वो इस बात को प्रमाणित करता है कि छत्तीसगढ़ में किस तरह से जो खास तौर पे घोटालों की गूंज सुनाई दी है, हालांकि कथित तौर पे जिस तरह के आंकड़े सामने आते रहे हैं, हजारों करोड़ के मामले सामने आते रहे हैं, कई आईएएस जेल के भीतर हैं, चाहे कोल स्कैम की बात करें, लिकर स्कैम की बात करें, और जैसा मैंने कहा कि मुख्यमंत्री निवास तक भी तार जुड़े हुए थे, बहुत सारे अधिकारी जेल के भीतर हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे मामलों को लेकर के सीधे तौर पे जनता का मूड परिवर्तित हुआ, और 2023 के विधानसभा चुनाव में यहां भाजपा को जनादेश मिला। और जैसा कि देवेंद्र गुप्ता कह रहे थे कि वाकई में कार्रवाई बहुत धीमी चल रही है, लोग भी यही मानते हैं। लोग ये मानते हैं कि यदि घोटाला हुआ है तो अभी जो घोटाले के दोषी लोग हैं उन पर सख्त कार्रवाई लगातार होनी चाहिए। और जिस तरह की अभी कार्रवाई की बात तो सामने आ रही है, मैं आपको बता दूं, आज सुबह से कार्रवाई लगातार चली। मैं दिन भर आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में था। चूंकि आज विधानसभा सत्र का 10वां दिन है, तो हमने विधानसभा के भीतर भी इस बात को देखा कि ऑन द कैमरा जो कांग्रेस के विधायक हैं, जो पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने इस पूरे जिस तरह की कार्रवाई हो रही है उसको लेकर प्रश्न खड़ा किया। स्वाभाविक तौर पर कई बार उन्होंने बहिर्गमन किया सदन के भीतर से, वॉकआउट लगातार वो करते रहे, और कई बार बाकायदा उनको निलंबित भी किया जाता रहा। उसके बाद भी लगातार कांग्रेस के विधायकों का प्रदर्शन विधानसभा में चलता रहा, प्रश्नकाल के दौरान भी और प्रश्नकाल के तुरंत खत्म होने के बाद भी। तो कुल मिलाकर के अगर तब की बात करें तो प्रश्नकाल के बाद जो विधायक थे वो भिलाई पहुंच जाते हैं, और भिलाई में दिन भर प्रदर्शन का दौर चलता रहा। हालांकि जो लेटेस्ट अपडेट हमारे पास अभी आ रहा है, फिलहाल ईडी की टीम निकल चुकी है, कांग्रेस के नेता वहां से निकल चुके हैं, लेकिन स्थानीय नेता अभी भूपेश बघेल के साथ बातचीत कर रहे हैं। यानी कि हो सकता है इस मामले को लेकर के कांग्रेस प्रदेश में बड़ा प्रदर्शन करती नजर आए, और यह भी हो सकता है कि ईडी जब स्टेटमेंट जारी करे तो कई चौंकाने वाले खुलासे कि आखिर कथित तौर पर जिस घोटाले की बात सामने आ रही है उसका पैसा कहां कहां लगा है। चूंकि कन्वर्जन का विषय राज्य में बड़ा विषय रहा है, क्या ऐसे जगहों पर भी फंड दिया गया है, कई ऐसे विषय हैं जिसको लेकर जांच जब आगे बढ़ेगी तो कई खुलासे हो सकते हैं। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे बने रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए। वाचस्पति द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। वाचस्पति जी, ये जब से सुबह से ये छापेमारी हो रही है और बीच में ही जो है आपके नेता का बयान आता है, एक्सपो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने किया, क्या जिस तरीके से कहा जा रहा है कि सवाल उठाने पे किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, सवाल जो भी उठाता है उसे बंद कर दिया जाता है, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस जो है
खासतौर पे भूपेश बघेल का इतने कम समय में इतना बड़ा कद जो हुआ है, वो दिल्ली से उनका कनेक्शन है अपने काम के कारण, या छत्तीसगढ़ में जो घोटाले हुए हैं उन घोटाले के पैसे का लिंक जो है वो दिल्ली से भी जुड़ा हुआ है, इसीलिए उनका कद जो है पार्टी में इतना ज्यादा लगातार बढ़ता जा रहा है? आपको सचने नमस्कार, और साथ साथ भारत के चैंपियंस ट्रॉफी में जीत की आप सबको देशवासियों को शुभकामनाएं जी। जहां तक आप भूपेश ईडी की रेट की बात कर रहे हैं, ये तो एक प्रचलन है जब से मोदी जी सरकार आई है, तो इनका स्थापित एक तरीका है। जो भी कांग्रेस का छत्रप रहा है, चाहे वो आप किसी का भी नाम ले लीजिए, चलिए आप असम से शुरू कर दीजिए। असम के मुख्यमंत्री जी के पहले वो कितनी बड़ी बड़ी बातें उनके खिलाफ मामले बनाते रहे, और बाद में जैसे ही वो बीजेपी में चले गए, वॉशिंग मशीन में धुल गए और उसके बाद वो मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद आप शुभेंदु अधिकारी जी के देख लीजिए, उनके ऊपर कितने कितने मामले आए, शारदा चिटफंड, ये वो सारे कुछ मामले हुए। इसके बाद जैसे ही वो बीजेपी में चले गए, साफ निकल आए। इसके बाद अशोक चव्हाण जी के पीछे देख लीजिए आप, चीफ मिनिस्टर साहब के पीछे, उनका भी बहुत सारा ईडी वीडी सीडी सब रेड हुआ। उसके बाद जैसे ही बीजेपी में चले गए, वो मामला खत्म हो गया। इसके बाद इसी तरीके से पवार साहब का भी देख लीजिए, एक दिन पहले चक्की पी सिंह प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, अगले दिन जैसे कर रहे हैं उप मुख्यमंत्री बना दे रहे हैं, पारितोषिक मिल जा रहा है। और उसके बाद आप अन्य और राज्यों में भी चले जाएं, वहां पे इसी तरीके का ये ईडी सीडी का ये सब दुष्चक्र चलता रहता है। इसी तरीके से लोगों को तोड़ना, बरगलाना, जेल में डालने की धमकी देना, इन सबको करना। और आप इन सबकी घटनाक्रम को जरा देखा करिए कि जब भी घटनाक्रम के, या तो चुनाव के पहले ये सारी रेट्स होती हैं, या जो सदन जब चल रहा होता है वहां इस तरीके की हरकतें होती हैं। तो ये समय ऐसा है क्यों होता है, आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि इसकी जांच तो पहले 6 साल पहले से आप कर चुके हैं। ये पहली बात नहीं है जब कांग्रेस का अधिवेशन वाचस्पति जी, ठीक है, आप कह रहे हैं ये सब सारी चीजें मान लें, लेकिन क्या बीजेपी भूपेश बघेल के बेटे के घर में जाके पैसा भी रख दे रही है, सोना भी रख दे रही है? मैं आपको क्रोनोलॉजी, तो जनाब क्रोनोलॉजी समझा रहा हूँ, तो सुनिए, तो क्रोनोलॉजी तो सुन लीजिए ना। इसके बाद जाकर सबके यहाँ सब कुछ बरामद हो रहा है, मान लिया सबके यहाँ सब कुछ बरामद होता है, और जैसे ही वो बीजेपी में चले जाते हैं उसके बाद उनका केस भी खत्म हो जाता है, रुपया बरामदगी भी खत्म हो जाती है, सारे मामले खत्म हो जाते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? जैसे कांग्रेस में है तो भ्रष्टाचार की जमीन है, विपक्ष में है तो भ्रष्टाचार के अड्डे हैं, और जैसे भाजपा में जाते हैं वॉशिंग मशीन में क्लीन हो जाते हैं, उसके बाद सारे मसाइल खत्म हो ठीक है, आप ये जो सवाल उठा रहे हैं इस सवाल का हम जवाब लेंगे, लेकिन पहले आप ये बताइए। नहीं, आप जो कह रहे हैं ठीक है, मान लेंगे, इसका जवाब हम लेंगे। यहाँ बीजेपी के वासु शर्मा जी हैं, उनसे भूपेश जी के आपने सवाल उठाया ना, वो भी सुन लीजिए ना। भूपेश बघेल जी ने 3 बार के मुख्यमंत्री को वहां से पदच्युत किया था, और ये बड़ा घटना थी, और उसको निश्चित रूप से पारितोषिक मिला, जो अगर अच्छा काम करेगा उसको इनाम उसका मिलता है। यह कांग्रेस की स्थापित प्रक्रिया है। इसके पहले अशोक गहलोत साहब ने भी इसी प्रकार किया, और उसके पहले हुड्डा साहब ने भी, जिसने भी अच्छा काम किया, जिस छत्रप ने अच्छा काम किया, चाहे चौहान साहब हो, चाहे ममता बनर्जी, जो भी जिस राज्य में जब भी रहे हैं, उसके पहले सबको जिसने अच्छा काम किया उनको उसका पारितोषिक मिला। तो इसलिए भूपेश बघेल जी को पारितोषिक मिला, तो इसमें गलत बात क्या? चलिए स्थापित प्रक्रिया है। ठीक है, हालांकि भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार चुनाव नहीं हुए थे, और ठीक है, चलिए मैं मान गया आपकी बात। वासु शर्मा जी हमारे साथ हैं। वासु शर्मा जी, आपसे जो सवाल उठाया वाचस्पति जी ने, उसका जवाब मुझे लगता है कि आपको देना चाहिए कि वैसे तो ठीक है, चुनाव से पहले या बीजेपी में नहीं है तो ठीक है, करप्ट है, लेकिन बीजेपी पे आते ही, बीजेपी में शामिल होने के बाद जो है वो धुल जाते हैं वॉशिंग मशीन से। क्या जवाब है आपका? देखिए मुकेश जी, ये कांग्रेस का, वही मैं कहा ना, इन लोग का रटा उटा बयान है, यही बात बोलते घूमते रहते हैं। अरे भाई, किसी ईडी का केस किसी के ऊपर लगता है तो वो कभी हटता नहीं है, वो कोर्ट में ही हटता है, इतना तो पता ही रहना चाहिए। और मुकेश जी, यहाँ तो आप ये समझ लीजिए कि खुद चरणदास महंत ये मान चुके हैं कि अब भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में चुनाव नहीं जीता जा सकता। उन्होंने खुद कहा है कि हम टीएस बाबा के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ेंगे। अगर ये कहते हैं कि पंजाब में उनके दखल से पंजाब में सरकार बन जाएगी, 2 मिनट, आप 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। वाचस्पति जी बीच में मत बोलिए, वाचस्पति जी बीच में मत बोलिए, बीच में थोड़ी देर आप बोलिए। तो ये कहते हैं कि पंजाब में भूपेश बघेल जी का दखल बढ़ने से भाजपा चिंतित है।
अरे आपका इतना दखल था तो स्वयं के राज्य में 5 साल बाद सत्ता से जनता ने उतार दिया। लोकसभा हुए 11 में से 10 सीट भारतीय जनता पार्टी को दे दी, नगरीय निकाय में पूरा क्लीन सीट भारतीय जनता पार्टी को दे। खुद के राज्य में दखल नहीं है और आप पंजाब में जाके बोलते कि पंजाब में दखल तो ये हास्यास्पद बात है। यहाँ पर की जनता समझ चुकी है ये भ्रष्टाचार का पैसा जो है ना। मुकेश जी, भारतीय जनता वाचस्पति जी मैं आ जाऊंगा आपके पास जी, बोलिए। क्या है मुकेश जी, बौखलाहट है, यही कांग्रेसियों की बौखलाहट है। हम तो उस समय भी आरोप लगाए थे, विपक्ष में थे, छत्तीसगढ़ के एटीएम के रूप में कांग्रेस पार्टी ने उपयोग किया था। जो छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा कांग्रेस के नेताओं के जेब में गया, उसका पाई पाई वसूली होगा। जो छत्तीसगढ़ की जनता के हित में पैसा लगना था, 1 लाख करोड़ से ऊपर से ज्यादा की राशि छत्तीसगढ़ की भ्रष्टाचार के जनता का पैसा भेंट चढ़ गया। अनेकों अभी देवेंद्र जी बैठे हुए हैं, ये वरिष्ठ हैं और विश्लेषक भी बहुत रखते हैं। बहुत सारे भ्रष्टाचार तो खुद देवेंद्र जी ने इनकी लेखनी पढ़ के कांग्रेस वाले घबराते हैं। ये लिखते हैं एक से एक चीज देवेंद्र जी, और खुद देवेंद्र जी बताए हैं। अभी तो खुद इन्होंने जो मेडिकल सर्विसेज में घोटाला हुआ, किस प्रकार के सामान की जरूरत नीति अनियमितता पा गई, उसको टेंडर दे दिया कांग्रेस की सरकार ने। तो ये देखा है छत्तीसगढ़ की जनता से, आप इससे बच के नहीं निकल सकते। अगर चोरी की है तो ईडी आएगी। बिल्कुल, चोरी किया है तो ईडी आएगी, और ईडी आएगी एक तो पकड़ेगी भी, आप पकड़ में आएंगे तो आप जेल भी जाएंगे करेंगे। लेकिन अभी भूपेश बघेल ने जो प्रेस से वार्ता की है, एक बार मैं भूपेश बघेल जी की बाइट को सुनाता हूं, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। आप जांच करने आए हैं, पूरा घर संभाल लिए, मतलब पत्नी की अलमारी, बहू की अलमारी, लड़कियों की अलमारी, बच्चों के जो कपड़े हैं उसको सब तर भीतर करना शुरू किए। तो सब अभी अब ठंड समाप्त हुआ तो जितने गर्म कपड़े हैं उसको सब दीवार में भर के रखे हैं, उसको सब खोल खाल डाले, मिला कुछ नहीं। तो मैंने अभी जाते जाते उनसे पूछा ECIR नंबर क्या है, तो बोले कोई ECIR नंबर। जांच किस बात की? तो इससे स्पष्ट होता है कि अब विधानसभा में सवाल पूछना अपराध हो गया है। कवासी लखमा ने सवाल पूछा, 8 दिन के अंदर ईडी चला गया, जबकि शराब घोटाले की जांच 3 साल से चल रही है। अभी तक के फाइनल रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पाए हैं, चार्जशीट फ्रेम नहीं कर पाए हैं, गवाही होने की बात तो दूर, 8 दिन के भीतर में उसे जेल में डाल दिया। मैंने विजय शर्मा से गरीब लोगों के आवाज का प्रश्न पूछा, सब साथी थे, 8 दिन भी नहीं लगा, चौथे दिन मेरे घर में पहुंच गया। तो भाई आप जांच कर रहे हो, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, कब आप ट्रायल करोगे, कब गवाही होगी, कब उसका फैसला आएगा? देवेंद्र जी के पास चलेंगे। देवेंद्र जी, जिस तरीके से सफाई पेश कर रहे हैं भूपेश बघेल, क्या आपको लगता है कितनी सच्चाई है इस सफाई में? देखिए, भूपेश बघेल जी नेता हैं, तो नेता जो बयानबाजी करते हैं वो वही कर रहे हैं अपने बचाव में, उसके अलावा कुछ कहने के लिए उनके पास है नहीं। छत्तीसगढ़ की जनता हम हैं, हमने अपनी आंखों से भ्रष्टाचार होते देखा है, हमने शिकायत की है। तो भूपेश बघेल जी तो नेता है, वो तो वो बात कहेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि उनके राज में भ्रष्टाचार यहाँ चरम पर था, हर क्षेत्र में। देवेंद्र जी माफ कीजिएगा, मैं 2 मिनट के लिए रोकूंगा, अभी छोटे से ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के लिए रुकते हैं, वापस आएंगे तो चर्चा इसी तरीके से जारी रहेगी, जाइएगा कहीं नहीं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हम सीधे दिए चलते हैं यहाँ से। आपको ब्यूरो चीफ हमारे योगेश जी जुड़े हुए। योगेश, क्या जो ईडी ने छापेमारी थी, छापेमारी में क्या क्या निकला, इसकी कोई लिस्ट या इसका कोई अपडेट है आपके पास? देखिए, सबसे बड़ा अपडेट तो अभी यही आ रहा है कि फिलहाल जो ईडी की टीम है जो कार्रवाई करने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पहुंची हुई थी, वो फिलहाल शिकायत करने थाने जा रही है। ये ऐसा सोर्सेज से पता चला है, चूंकि जिस तरह की कार्रवाई लगातार वहां पर जारी थी आज सुबह से ही, तो हमने देखा कि जो विजुअल लगातार सामने आए हैं उसमें साफ साफ देखा जा रहा था कि जो वहां समर्थक थे भूपेश बघेल के, वो गाड़ियों को रोकने का प्रयास करते नजर आए हैं, धक्का मुक्की भी वहां पर हुआ है। तो इसकी शिकायत जो है अब होने वाली है, यानी
कि ये माना जा रहा है कि चूंकि ऐसे मामलों में अक्सर देखा जाता है कि शासकीय काम में बाधा, ऐसे जो मामले हैं वो दर्ज किए जाते हैं, तो हो सकता है जो लोग थे उनका रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है, फुटेज खंगाले जा रहे हैं कि ईडी को कार्रवाई करने से कौन लोग थे जो रोक रहे थे। और फिलहाल जहां तक आधिकारिक सूत्रों की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि कुछ देर के बाद ईडी की टीम जो है ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर देगी और ये पता चल पाएगा कि आखिर पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आया है। लेकिन जिस तरह के जो 3 घोटालों की बात शुरू सामने आ रही थी, अगर महादेव सट्टा घोटाले की बात करें, लिकर स्कैम की बात करें, कोल स्कैम की बात करें, ये माना जा रहा है कि तीनों घोटालों से संबंधित पूछताछ हुई है वहां पर। और उसके बाद किस तरह की चीजें सामने आई है, चूंकि नोटों का मशीन का अंदर जाना, हालांकि भूपेश बघेल इस बात से इनकार कर रहे हैं, उनका यह कहना है कि नोटों के मशीन की आवश्यकता वहां पर नहीं थी और केवल माहौल बनाने के लिए ही ऐसा किया गया है। लेकिन ईडी को आखिर क्यों आवश्यकता पड़ी मशीन को अंदर ले जाने की और किस तरह से जांच जो है आगे बढ़ रही है, उसमें क्या क्या चीजें निकलकर सामने आ रही है, यह हो सकता है कुछ देर बाद ईडी जो स्टेटमेंट जारी कर दे। लेकिन फिलहाल एक बड़ी जानकारी यही है कि जिस तरह से गाड़ियों को रोका गया, जिस तरह से वहां पे कहा जा रहा है कथित तौर पर कि गाली गलौच हुआ है, धक्का मुक्की हुई है, तो हो सकता है अब ये मामला जो है दूसरे रूप में भी बढ़कर सामने आ सकता है। जी बिल्कुल, आप नज़र बनाए रखिए। मैं सीधा स्वामी जी के पास चलूँगा, सुरेंद्र स्वामी जी के पास। सुरेंद्र जी, बताया जा रहा है कि ये जो घोटाले के जो पैसे हैं दिल्ली तक इसके तार जुड़े हुए थे और इसके अलावा धर्मांतरण गैंग जो है, धर्मांतरण गैंग से तार भी जुड़े हुए थे और छत्तीसगढ़ में जो आदिवासियों का धर्मांतरण हो रहा था वहाँ भी चर्चों को पैसा यहाँ से जा रहा था इन्हीं गैंग के जरिए। क्या आपको लगता है कि ये सारे जुड़े हुए मामले हैं या अभी इस पर कुछ कहना जल्दबाजी होगी? नहीं, देखिए, जितनी भी हमारे जो ट्राइबल स्टेट्स हैं, चाहे वो उड़ीसा हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, तो वहाँ पे तो मिशनरीज को फंडिंग होती है और वो धर्मांतरण करते हैं। लेकिन सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि पंजाब की तरफ कोई नहीं देख रहा है। पंजाब में सबसे ज्यादा धर्मांतरण हो रहा है। पंजाब में तो इतना धर्मांतरण हो रहा है कि खुद सिख समाज ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है और वो गुरुद्वारों में जाकर के उस डॉक्यूमेंट्री को दिखा रहे हैं कि भाई अपने बच्चों को, लोगों को रोको, वो धर्मांतरण कर रहे हैं, ईसाई बन रहे हैं। वहां पे सबसे ज्यादा धर्मांतरण पंजाब में ईसाई का हो रहा है। और मुस्लिम और ईसाई धर्मांतरण में आपको मालूम होगा मुकेश जी, सबसे बड़ा फर्क ये है कि जब आप मुस्लिम बनते हैं तो नाम बदलना पड़ता है, लेकिन ईसाई बनने में आपको नाम भी बदलने की जरूरत नहीं है, गुरुद्वारा छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। इन लोगों ने इतनी सफाई और चतुराई से धर्मांतरण करते हैं कि आप सिख भी बने रहिए और ईसाई भी बने रहिए। और उसी को लेके जब चन्नी को आपको मालूम है सीएम बनाया, तो उस समय भी ये बात उठी थी कि भाई ये चन्नी को सडनली कहां से इन्होंने सीएम बना दिया। बिल्कुल, सबसे पहले हम ही लोगों ने खबर दिखाई थी, हम ही लोगों ने सबसे पहले ये खबर दिखाई थी चन्नी ईसाई हैं, ये खबर हम लोगों ने नहीं दिखाई थी। जी, तो अगर मान लीजिएगा कि अब कांग्रेस, देखिए वहाँ अकाली दल को तो कोई इंटरेस्ट है नहीं कि वो लोगों को ईसाई बनाए, सिखों को। जो खालिस्तानी मूवमेंट चल रहा है वो भी नहीं चाहेंगे कि उनके सिख ईसाई बने, और आम आदमी पार्टी भी नहीं चाहेगी और भारतीय जनता पार्टी तो कभी भी नहीं चाहेगी। बिल्कुल। तो ले दे करके कांग्रेस ही एक बची है। और अगर भूपेश बघेल ये कह रहे हैं, अभी तो चुनाव भी नहीं है पंजाब में, तो अगर उनको ये अभी से लग रहा है कि भाई पंजाब को आप रोक नहीं पाओगे, तो धीरे धीरे देखिए जो भी है उसको सडनली लगेगा ना कि जब इलेक्शन नहीं है और आप प्रभारी बने हैं और वहां पे धर्मांतरण जोर पकड़ रहा है और आप कह रहे हो आप कांग्रेस को रोक नहीं पाओगे, तो क्या उससे भी ये लिंक्ड है? लेकिन अभी धीरे धीरे तार खुलेंगे जब आएगा। लेकिन ये तय है कि पंजाब में धर्मांतरण ईसाई धर्म में बहुत तेजी से हो रहा है। ऐसा लोग कह रहे हैं कि करीब करीब 40% सिख पंजाब का ऑलरेडी ईसाई कन्वर्टेड हो चुका है। और एक डॉक्यूमेंट्री है, वो सब गुरुद्वारों में ये सिख लोग दिखा रहे हैं, सब जगह धर्मांतरण को लेकर के। तो ये संभावना है। दूसरी बात ये है कि जो ये कहते हैं ना कि भाई इतने टाइम हो गया अभी तक, देखिए पहली बात ये पॉलिसी के आवरण में ये घोटाले होते हैं, तो आप पॉलिसी पे अटैक करके किसी को करप्ट कर नहीं सकते। फिर क्या होता है, ये सत्ता में होते हैं, इनके पास बड़े बड़े वकीलों की सलाह होती है, इनके पास बड़े बड़े सीए इनको एडवाइस करते हैं। तो जब बड़ा आदमी घोटाला करता है तो उसको पकड़ना इतना आसान नहीं होता है, उस मनी ट्रेल को निकाल के लाना इतना सरल नहीं होता है। और इसीलिए क्या है कि चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो, ये लोग पहले कोशिश करते रहते हैं, तार जोड़ते रहते हैं, इधर उधर से जोड़ते रहते हैं, और उसके बाद जैसे जैसे इनको लीड मिलती है ये आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये जो घोटाले इनके, देखिए लालू के चारे घोटाले में कितना टाइम लगा,
आप देखिए अभी तक वेस्टलैंड जो घोटाला है वो उसमें भी हेलीकॉप्टर वाला, मतलब इतने इनको इतना आसान मत समझिए आप कि ये लोग जो करने बिल्कुल ऐसा नहीं कि आज आपने जांच शुरू की और 2 महीने में जो है जांच उसके करता रिजल्ट्स आ है गए। बिल्कुल तो ये उससे आगे चलते हैं, तो इससे समय लगता है, समय की कोई सीमा नहीं है। अगर घोटाला है जब भी पकड़ा जाएगा पकड़ा जाएगा। अब आप सडनली तो किसी को जाके नहीं पकड़ सकते ना, जब आपके पास लीड नहीं है, आपके पास भाई सबको मालूम है फलाना आदमी चोर है, लेकिन चोरी का सबूत मिले बिना तो पुलिस नहीं पकड़ सकती ना। बिल्कुल तो ये भी एक दिक्कत रहती है। तो लेकिन मेरा ये मानना है कि जितना भूपेश बघेल और कांग्रेस इसको लेकर के हाय तौबा मचा रही है, उससे थोड़ा ये शक बढ़ रहा है कि भाई ये पैसा कहीं कहीं ना कहीं पंजाब में किसी और पर्पस के लिए यूज हो रहा है, और इसीलिए ये लोग सब परेशान हैं। अच्छा, पहले राजनीति में आप देखिए मुख्यमंत्रियों को कभी कोई कहीं का प्रभारी नहीं बनाता था। बिल्कुल जब से कांग्रेस सत्ता से बाहर होने लगी है तभी से इनके मुख्यमंत्री प्रभारी बनने लगे हैं। पहले अशोक गहलोत बनते थे, भूपेश बघेल, चाहे यूपी का चुनाव हो चाहे झारखंड का चुनाव हो, ये मुख्यमंत्री बनने लगे प्रभारी। अब उसके बाद तेलंगाना से भी प्रभारी बनने लगे हैं चुनाव में, पहले नहीं होता था। आप बिल्कुल 40-50 साल का इतिहास देख लीजिए, कभी कोई मुख्यमंत्री प्रभारी नहीं बनता था। पद पे बैठे हुए भी नहीं बनता था, पद से हटने के बाद भी नहीं बनता, बहुत कम था। तो मतलब कुछ ना कुछ तो लिंक होते ही है ना, सब लोग उसको देखने की कोशिश करते हैं, और जैसे जैसे बिल्कुल फैक्ट्स आएंगे बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो वाचस्पति साबित जी होते हमारे साथ जाएंगे। हैं, आपकी बात को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। वाचस्पति जी के पास जाएंगे। वाचस्पति जी, जिस तरीके से भूपेश बघेल जी ने ट्वीट किया, छापेमारी के दौरान ही उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि पंजाब में बढ़ने से रोकने के लिए छापेमारी की जा रही है सफल नहीं। तो पंजाब से क्या कनेक्शन है? पंजाब को क्यों मेंशन किया गया यहाँ पे? पीछे क्या राज है पंजाब? मैं क्रोनोलॉजी में समझाता हूँ। जी भूपेश जी कौन है? पंजाब के पंजाब के प्रभारी। प्रभारी हैं, हाँ। इसके पूर्व में वो मुख्यमंत्री। हम्म, ठीक है। हम्म, अब आप इस तरीके से उनको फंसा दें कि ये मनी ट्रेल साबित कर दें, उनके पर ईडी, सीबीआई, सो एंड सो, इस बहुत सारी रेट्स डाल दें, तो उनको आप टेंटेड कर दें और पेंटेड कर दें। उसके बाद उसमें कलेवर बचत, फिर जो आदमी मुखिया है, जिसको सदारत करनी है, जिसको पूरा का पूरा राज्य को संवारना है और कार्यकर्ताओं को मजबूत करना है, उस सबका जब मनोबल आप तोड़ देंगे तो उससे क्या होगा? यही प्रयास उनका होता है। ये यही नहीं हुआ, इसके पहले जो भी हुए, गुलाम नबी आजाद साहब जब उत्तर प्रदेश के प्रभारी बने तब भी उनके साथ इसी प्रकार की घटनाएं हुई। इसके अलावा और भी राज्यों में जो प्रभारी बने, जैसे अभी स्वामी साहब ये कह सारा रहे थे, प्रभाव स्वामी साहब छत्तीसगढ़ ने शायद कांग्रेस अभी पे मेरे कुछ ख्याल से प्रभाव नहीं बात पड़ेगा। की इसका थी। आपका कहने का मतलब है छत्तीसगढ़ कांग्रेस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सीधा पंजाब प्रभावित होगा। क्यों क्यों पड़ेगा? अब आप देखिए ना, रमन सिंह जी की सरकार बहुत अच्छी होती तो 3 साल के बाद उनकी सरकार क्यों गई होती? सब कुछ बहुत मेंटेन, सो शाइनी, सो ग्लूमी, सो इलस्ट्रस, सब कुछ बहुत अच्छा था। तो फिर वहां पर कितनी बुरी तरीके से सरकार गई थी। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं काम करने में भूपेश जी की कुछ कमी जनता ने पाई होगी, तो कांग्रेस की सरकार गिरी। वो आपस में तशद्दुद था ज्यादा, ये सिंह जी का और जो फैक्शंस थे, वो कांग्रेस के अंदर के जो फैक्शंस थे, और जो सही टिकट का वितरण नहीं हुआ, उसकी वजह से कांग्रेस वहां हारी है। कांग्रेस का कोई वहां पे अभी महादेव सट्टा ऐप का इसमें कोई योगदान नहीं है। आप कह रहे हैं कि आप हारे थे, महादेव सट्टा ऐप का कोई योगदान नहीं, वो करप्शन का कोई असर नहीं था उस पर। करप्शन का असर होता तो अभी हम फिर से क्यों आ जाएंगे? अभी आप देखिएगा अगला अभी चुनाव कहाँ होगा फिर तो से फिर आप हम आए? उसके बाद तो पहला चुनाव है। देवेंद्र जी, हमारे पास समय की कमी है, आखिरी कमेंट। नहीं, पंजाब में फिर आप क्यों स्थान नहीं बना पा रहे हैं? आप तो इतने शिक्षित हैं, इतने पवित्र हैं, इतना कुछ ठीक है, आप नेशन बिल्डिंग इतना बढ़िया कर रहे हैं, देश के आमूल चूल परिवर्तन कर दिया है, तो मध्य प्रदेश में पंजाब में आप क्यों नहीं हो पा रहे हैं? और जहां तक अभी स्वामी साहब बहुत सारा कैटेगरी और हमारे साथी बहुत कैटेगरिकली इसको धर्मांतरण से जोड़ने की बात कर रहे थे। अरे भाई, वो पहले से सरसब्ज प्रदेश है, और वहां पे खुद ही बहुत लोगों के पास बहुत मनी पावर है। वो आखिर किस लिए में चले जाएंगे? ऐसा क्या उनके पास आप अतिरिक्त धंधे दे रहे हैं? क्यों उनके पास चले जाएंगे? क्या होगा वहां पर? तो खुद ही उनके पास इतना पैसा है। वो दलितों का धर्मांतरण हो रहा है वाचस्पति जी वहां पर, आपको मालूम नहीं है। हाँ, वहां पर दलितों का धर्मांतरण में 35% दलित पॉपुलेशन है, वो अमीर नहीं है। उनके साथ कैटेगराइजेशन है, ये तो आप कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। ये तो आप वाचस्पति जी, आप समझिए पंजाब को।
आंध्र प्रदेश के लिए पंजाब में भी दे सिख सकते को हैं, देख करके आप तेलंगाना मत के लिए भी समझिए कह कि सकते सब हैं। पैसे वाले उनके तो लेकिन गुरुद्वारों में मैंने नहीं जो जाने मूल देते हैं, प्रश्न उनके तो उठाया गुरुद्वारे था, अलग ठीक है सर, जी। आपने मुकेश जी बड़ी सफाई के साथ इन किसी भी जो हमारे पैनलिस्ट साथी हैं उनसे किसी भी सवाल का जवाब नहीं किया। आप बड़े बड़े लोगों पुरोधा यहाँ पे बैठे हुए हैं, किसी ने वो जवाब देने की कोशिश नहीं की कि वॉशिंग मशीन में जाके लोग पवित्र क्यों जाते हैं 1 घंटे। ये सवाल तो एक आप दिन लोग पिछले 14 साल से पूछते जा रहे हैं, कितनी बार जवाब दिया जाए इसका? आप लोग बेईमानी सवाल जवाब करते को हैं याद कि नहीं रखते ना। और अब इसी सवाल का जवाब लेकर के पूरा डिबेट तो हम पूरा डिबेट इस पे सेंट्रलाइज तो नहीं कर सकते ना। इसका जवाब तो 14 वर्षों से दिया जा रहा है, आप लोग समझ ही दे रहे हैं। ये समझना चाहिए ना, हर एक चुनाव में आप लोग यही सवाल पूछते हैं, हर एक बार जवाब मिलता है। ठीक है, हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम को वाइड अप करने के लिए कहा जा रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए वाचस्पति जी आपका, और सुरेंद्र स्वामी जी आपका, योगेश मिश्रा जी आपका, वासु शर्मा जी आपका, देवेंद्र गुप्ता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े इस महत्वपूर्ण चर्चा में और अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन घोटाले अभी तो रेड हो रहे हैं और आगे भी रेड होंगे, क्योंकि अभी तक जो है मनी ट्रेल नहीं मिला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मनी ट्रेल मिलेगा नहीं, आज नहीं तो कल मिलेगा, क्योंकि घोटाला तो हुआ है, लोगों की जान गई है और पैसे का खेल हुआ है। और इसके तार जो हैं केवल दिल्ली से ही नहीं, पंजाब से भी जुड़े हुए हैं और आने वाले दिन में ये तार भी साफ हो जाएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।